प्रोफेसर लोढ़ा, आप मुझे बताएं कि राजस्थान की राजनीति पे आपकी क्या नजर है? मुझे लगता है अनिल भाई कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज से राजस्थान की राजनीति हाल फिलहाल गुजर रही है। इंटरेस्टिंग इस रूप से मैं कहता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर हम सभी ये एक जनरल समझ रखते हैं कि जो पिछले लगभग 20-25 वर्षों की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है और कॉन्टेस्टेशन है स्टेट के अंदर, वो बाइपोलर ही रहा है। और बाइपोलर रहते हुए ये भी है कि हमेशा सर्कुलेशन हुआ है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग हम रखते हैं और अगर कुछ चुनावी विशेषज्ञ ये मान के चलते हैं कि 2023 नवंबर दिसंबर जब भी चुनाव होते हैं तो हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ एंड देयर विल बी अगेन अ सर्कुलेशन एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बीजेपी वापस सत्ता में आएगी, ऐसा कुछ लोगों की मान्यता है। और जैसा अभी हेमंत जी ने बताया कि मुझे ये जो सर्वे जो किया गया है उसके बारे में विशेष कोई जानकारी नहीं है। 14,085 जो सैंपल साइज है। मैं जयंत जी की इस बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि अगर 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 70 लोगों का सैंपल पर कॉन्स्टिट्यूएंसी लिया गया है तो वो बहुत ही रोबस्ट सैंपल है। आबादी चाहे 10 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, यदि हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होता है तो उसमें जो भी कम सैंपल के अंदर भी हमारी जो फाइंडिंग्स होती हैं, चूंकि मैं पिछले लगभग 1998 से हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव का सर्वेक्षण सर्वे सीएसडीएस के बिहाफ पे, लोक नीति के बिहाफ पे राजस्थान में करता रहा हूं, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अधिकांशतः हमारा मैक्सिमम सैंपल साइज 5,000 से ज़्यादा का नहीं होता है। पर उस 5,000 के सैंपल में भी उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट एनीवेयर बिटवीन 95 टू 100% रहती है कि जो यूनिवर्स राजस्थान का इलेक्ट्रेट का है, किसी न किसी रूप में वो उस यूनिवर्स को उसी प्रपोर्शन के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। तो मुझे इस बात से कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 14,000 है। अगर मुझे जयंत भाई कहते कि आप सर्वे कीजिए तो मैं 2,000 में भी यही फाइंडिंग आपको दे देता जो 14,000 के उसमें आई है। संजय जी, हम उस सर्वे पे ना भी जाएं, मैं आपसे हाँ, जो निवेदन कर रहा हूं, एक तो राजस्थान में जो अभी इश्यूज हैं, आप मजे की बात देखिए, इश्यूज गौण हो गए। प्राइस राइज की कोई बात नहीं कर रहा, मोदी की बात कर रहे हैं, वसुंधरा की बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं, और जो सैंपल वगैरह हुए हैं उसकी बात छोड़ भी दें। तो मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं कि राजस्थान की राजनीति में ऐसा क्या हुआ है जो मुद्दे गौण हो गए और व्यक्तित्व हावी हो गए? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि मुद्दे गौण हैं। देखिए, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन आजकल जो है, आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं तो पर्सनैलिटी ड्रिवन तो होते ही हैं कि जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है या जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर है, उनके इर्द गिर्द चुनावी राजनीति और राजनीति जनरली सारी उन्हीं के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है। तो नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी परिवर्तन आया है। पर्सनैलिटी ड्रिवन हमारी पॉलिटिक्स हो गई है। और जब कोalition फेज देश के अंदर चल रहा था लगभग 20 वर्षों तक, तब हम लोग अपने एनालिसिस में ये कहते थे कि पहले राज्यों के चुनाव होते थे तो प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे वो चुनाव लड़े जाते थे। पर एक समय ऐसा आया जबकि राज्य इतने हावी हो गए, राज्य की लीडरशिप इतनी हावी हो गई कि लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके अंदर भी मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता था। अब वापस से पिछले 5-6 सालों के अंदर इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक बेसिक चेंज आया है जिसमें, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, नहीं, भंडारी साहब। मैं लोढ़ा जी जो ये जानना चाह रहा हूँ राजस्थान के संदर्भ में, जी, उसी पे। ये चुनाव अशोक गहलोत बनाम वसुंधरा होगा या ये चुनाव अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी होगा? जो इंडिकेशंस अब तक हैं राज्य के अंदर, चूंकि जैसा आपने परिचय में बताया कि मैं आजकल जयपुर हूँ, उदयपुर नहीं हूँ, तो जी। जयपुर में रहते हुए इन चीज़ों को ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर पा रहा हूँ। तो आपने एकदम सही कहा कि फिलहाल ऐसा लगता है कि ये चुनाव अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी बनाम बीजेपी बनाम आरएसएस है। हम जी। लोग पिछले पिछले कुछ चुनावों में इस तरीके से एनालिसिस करते थे कि एक आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंस बीजेपी और कांग्रेस में नजर आ रहा है, चाहे वो सेक्युलरिज्म का मुद्दा हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो। लेकिन इस बार मुझे, क्योंकि आपने मुद्दों की बात की, तो मैं बहुत ही फर्मली इस बात को सबमिट कर सकता हूं कि पिछले
4.5 वर्षों का जो शासन अशोक गहलोत साहब का राजस्थान में रहा है, उसमें आइडियोलॉजिकल क्लीवेजेस बहुत ही विजिबली हमको दिखाई दे रहे हैं। जहां अशोक गहलोत लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के आधार पर राज्य का, देश का शासन करना चाहिए, जैसा कि बीजेपी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो जो आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंस की हम पहले बात करते, तब आइडियोलॉजिकल क्लीवेजेस बहुत शार्पली नजर आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पूरी सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, डाउन ट्रॉडन, डिप्राइव्ड सोशल ग्रुप, उसके लिए काम कर रही है। और बीजेपी अभी तक ये स्टेट नहीं कर पाई है, केवल नरेंद्र मोदी का नाम लेने से इलेक्शन नहीं जीते जा सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है। कोई ना कोई ठोस एजेंडा बीजेपी जब तक लेकर नहीं आती है राज्य के सामने, तब तक मुझे लगता है कि एक एज आज कांग्रेस की डिस्टिंक्टली राज्य के अंदर देखने को मिल रही है। भंडारी साहब ने योजनाओं की चर्चा की, तो चूंकि आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो पिछले 4 साढ़े 4 सालों में और विशेषकर पिछले 1.5-2 सालों में जिस प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स लेके आए, चाहे वो महंगाई राहत कैंप हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो पेंशन स्कीम हो, इन सबको अच्छी तरीके से पहली बार मैं अनिल भाई शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग इतने वर्षों से स्टडीज़ कर रहे हैं, हम हमेशा अपने मतदाताओं से, उत्तरदाताओं से पूछते हैं कि भैया आपने इस स्कीम का नाम सुना है? वो कहते हैं हाँ सब नाम सुना है। मोर देन 3/4 पीपल विल से वी हैव हर्ड अबाउट दिस स्कीम। लेकिन जैसे ही उनसे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपको इसका फायदा मिला, तो 20% भी ऐसे नहीं होते हैं जो कहते हैं कि हमको फायदा मिला। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, जो रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं, कि लगभग 80% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि उनको महंगाई राहत कैंप का फायदा मिला है। 80% लोगों से ज्यादा लोगों का लगता है कि बिजली में जो 100 यूनिट फ्री हो रही है, तो सभी व्यक्तियों के बिल में करीब 1000 रुपये, मेरा पर्सनली मैं आपको उदाहरण दूं तो महीने का बिल 300-400 रुपया आ रहा है, 1000 रुपये के आसपास हमारे को सब्सिडी मिल रही है। इसी तरीके से जो हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स हैं, चाहे वो चिरंजीवी हो या इंश्योरेंस वाली बात है, 3/4 लोग ये कह रहे हैं कि हमको इन स्कीम्स का फायदा मिला है। एजुकेशन के क्षेत्र में जो इंटरवेंशंस किए गए हैं, उसका बहुत बड़ा फायदा लोगों को मिला है। तो पहली बार मुझे 20-25 वर्षों के अनुभव में ये देखने को मिल रहा है कि लोग बात वास्तव में कह रहे हैं कि हाँ हमें फायदा मिला है। लेकिन इसके बाद हम एक दूसरे प्रश्न पर आते हैं, जो कि 2013 की हार के बाद अशोक गहलोत साहब ने डूंगरपुर की एक आम सभा में रखा था कि मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी लोगों को फायदा पहुंचाने में, उनके कल्याण के लिए। उसके बाद ही मैं चुनाव हार गया। तो मैं आज तक, ये उनके शब्द हैं, कि मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि वोट मिलते कैसे हैं, कि अगर अपनी पॉपुलर स्कीम्स करने के बाद भी हमको वोट नहीं मिले। तो ये प्रश्न आज भी शायद कांग्रेस के सामने है, और उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि यदि कांग्रेस को फ्रंट फुट पे, क्योंकि बेसिकली इस बात को समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशनली कांग्रेस स्टैंड्स नोवेयर क्लोज टू बीजेपी। ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी का कोई सानी नहीं है। जो स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिक्स होती है उसमें बीजेपी बहुत आगे लगती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन यदि कांग्रेस का मजबूत रहता है और सब एकजुट होकर काम करते हैं, जैसा कि अभी भंडारी साहब ने कहा, आपने भी कहा कि मतलब सचिन पायलट का एक अभी थोड़ा सा मार्जिनल रूल सा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो टसल थी उसको सेटल कर लिया गया है। और कल का जो डेवलपमेंट है कि सचिन पायलट साहब को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर जगह दी गई है, वो उसी रैप्रोचमेंट का या उसी एक जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उसका एक उदाहरण हमको दिखता है। और उससे भी बड़ा डिसीजन मुझे ये लगता है कि आदिवासी क्षेत्र से, क्योंकि उसकी चर्चा की गई अभी कि मुख्यमंत्री ने मानगढ़ में जाकर अभी भाषण दिया राहुल गांधी की प्रेजेंस में कि ओबीसी के लिए 5 या 6% रिजर्वेशन और बढ़ाया जाए। तो मुख्यमंत्री हैं वो एक मेवाड़ के या वागड़ के मंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री यदि कोई बात कहते हैं तो वो पूरे राज्य के लिए कहते हैं। तो यदि वो वागड़ में जाके ये कहते हैं कि ओबीसी के लिए 6% रिजर्वेशन दिया जाए, या वो शेखावटी में आके ये कहेंगे कि नहीं जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनको रिजर्वेशन दिया जाए, तो हमको उसको लोकलाइज नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में जो आपने बात कही, इट इज बेसिकली अशोक गहलोत वर्सेस एंटायर बीजेपी एस्टेब्लिशमेंट। जिस द्रुत गति से बीजेपी के शीर्ष लीडर्स पिछले 5-6 महीने से राजस्थान आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, पार्टी अध्यक्ष हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, तमाम तरह के मंत्री राजस्थान में, ये हमेशा उनकी पॉलिटिक्स रही है। आप कोई भी चुनाव देख लीजिए विधानसभा का, चाहे आप तमिलनाडु देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए, ये स्ट्रेटेजी हमेशा वो फॉलो करते हैं। संजय जी, प्रोफेसर संजय, आप हमको ये बताएं, हम जो जानना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के अंत में, जो कि हमारा दर्शक भी जानना चाहेगा,
इस पूरे प्रोसेस में, पर्सनैलिटी कल्ट में, जो स्टेट के जो कोर इश्यूज हैं, प्राइस राइज है, एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, स्कूल्स का जो स्वरूप बदल रहा है, लोगों की जो आदतें बदल रही हैं, जो शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज है, उसका जो क्राइसिस राजस्थान के 12-13 शहरों में नजर आ रहा है, वो गौण हो गया। अंततः गत्वा क्या हुआ? लाभार्थी अशोक गहलोत प्रधानमंत्री, यही हुआ ना। देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और वो इसलिए कि जो इश्यूज आप बता रहे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू हो, प्राइस राइज का इश्यू हो, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो, करप्शन का इश्यू हो, फार्मर्स का इश्यू हो, ये तमाम मुद्दे आज भी चुनाव की राजनीति में स्पष्टता हमको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ इश्यू ये आता है कि जो हमारा परसेप्शन होता है वो मीडिया ड्रिवन होता है, और अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात यहाँ पर पुरजोर रखना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से, चाहे वो वर्नैक्युलर मीडिया हो और कुछ हद तक नेशनल मीडिया हो, उनके लिए ये प्रायोरिटीज नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स या आम लोगों के लिए इशू नहीं है, ये इशू उनके लिए आज भी बने हुए हैं। तो जितनी भी स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स, वो इन्हीं चीज़ों को हैंडल करने के लिए या इन्हीं चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए बनाई जाती हैं। तो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो वेलफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, और इस दिशा में बिना किसी संकोच के मैं ये कह सकता हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि इस सरकार के द्वारा जो नीतियां पिछले 1.5-2 वर्षों में की गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पिछले 5 वर्षों में की गई हैं, और अगर चुनाव के परिणाम कांग्रेस की आशा के अनुरूप नहीं आते हैं, जैसा अभी एक साथी ने ये कहा कि वो भाई 90 के आसपास आंकड़ा लाके छोड़ देंगे, और फिर जहां तक कि 10-15 का जुगाड़ करने की बात है, तो उसमें मोदी तो मास्टर हैं, तो अशोक गहलोत जादूगर हैं, और जादूगर हमेशा मास्टर पे राजस्थान में भारी पड़े हैं। तो इश्यू वो नहीं है कि कौन अशोक गहलोत तो अब कह रहे हैं कि 156 का आंकड़ा हमारे सामने है, हमको 156 सीटें जीतनी है और कांग्रेस 156 सीटें जीतेगी। तो खैर वो तो छोड़िए, चाहे मोदी जी का 56 इंच का सीना हो या अशोक गहलोत जी का ये कहना हो कि 156 सीटें हम जीतेंगे, लीव असाइड दैट। लेकिन मेरा ये सबमिशन है एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एज अ रिसर्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि क्या इतनी सब योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के बाद और लोगों को उसका फायदा मिलने के बाद भी क्या ये चीजें वोट में कन्वर्ट होती हैं या नहीं होती हैं, जो कि पहले भी अशोक गहलोत साहब ने अपना दुख प्रकट किया। ही वॉज वेरी सैड कि मैंने इतना सब किया लेकिन ये हुआ नहीं। इस बार उन्होंने और ज्यादा पुरजोर उन चीजों को किया है। भंडारी साहब की ये शिकायत सही है कि सरकारी खजाना खाली हो गया है, और तो सरकारी खजाना, आज मैं पढ़ रहा था, तेलंगाना के अंदर 2600 करोड़ रुपया सिर्फ एप्लीकेशन, मतलब शराब की दुकान की एप्लीकेशन के रूप में 2600 करोड़ रुपए आ गया है, और जब शराब बिकेगी तो पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए। तो वो ऑप्शन हमारे पास डेफिनेटली राजस्थान में भी है। मैं अभी एक दिन आ रहा था उदयपुर से जयपुर। नहीं, पर मैं डॉक्टर प्रोफेसर संजय, मैं आपसे जो ये जानना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से टिल्ट अभी कांग्रेस के पक्ष में है या बीजेपी के पक्ष में है, या चुनाव अभी धुंधला है? मुझे नहीं लगता कि चुनाव इतना धुंधला है आज की तारीख में। जो कुछ मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, 2018 की तुलना में आज कांग्रेस की एज ज्यादा डिस्टिंक्ट नजर आ रही है। और जैसा नितिन अभी कह रहे थे, दिव्या अभी कह रही थी कि ये जो पैचअप दोनों के बीच में हुआ है, उसका असर भी हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले जिस तरीके से जिस द्रुत गति से सचिन पायलट एंटी गहलोत स्टेटमेंट दे रहे थे, एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे रहे थे, और कहीं भी उनकी पार्टी के अंदर जैसे कुछ नेता हैं, चाहे वो गूढ़ा थे या दिव्या मदेरणा है, वो भी उनके स्वर में स्वर मिला रही थी। तो अब वो भी, दिव्या मदेरणा भी मुझे लगता है कुछ शांत हो गई हैं, और गूढ़ा साहब तो खैर इधर उधर उछलते ही रहते हैं पूरे टाइम, कभी इधर कभी उधर। तो उनकी इतनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी